नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज का अपना टॉपिक रहेगा खाद्य सुरक्षा, जो अपने मेंस के हिसाब से भी और प्री के हिसाब से इन दोनों से ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस खाद्य सुरक्षा में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या है, किसे कहते हैं। खाद्य सुरक्षा का महत्व देखेंगे, खाद्य सुरक्षा के आयाम देखेंगे। फिर भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या स्थिति है। NFS से 2013 जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसके बारे में हम उसका मूल्यांकन करेंगे, विशेषताएं देखेंगे, उसकी चुनौतियां और सुझाव देखेंगे। साथ ही NFSA को जो WTO में समस्याएं आई थी उसका निराकरण किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसी में इंक्लूडेड टॉपिक होंगे कृषि सब्सिडी और TFA यानी व्यापार सुगम समझौता, ट्रेड फैसिलिटेशन एक्ट एग्रीमेंट, सॉरी। ये सारे सब टॉपिक हैं वो हम आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है, किसे हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। एक संगठन है दोस्तों FAO, इसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये क्या है? ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी सहायक संस्था है। जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, इसी प्रकार से FAO है, इसकी UN की सहायक संस्था है। कब बनी थी? 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी। 16 अक्टूबर को इसका गठन हुआ। ये 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ हम चीजें क्लियर करते हुए चले। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय है दोस्तों रोम में। और इसका काम क्या है, कार्य क्या है? इसका काम है कि जो खाद्य सुरक्षा है उसके मानकों का निर्धारण करना। मानक यानी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उसका निर्धारण कौन करता है? FAO करता है। खाद्य सुरक्षा के मानकों का निर्धारण करना, खाद्य सुरक्षा मानकों का निर्धारण। अब चूंकि ये खाद्य सुरक्षा के मानकों का निर्धारण करती है तो खाद्य सुरक्षा की परिभाषा भी हम इसी से संबंधित समझेंगे। FAO के अनुसार खाद्य सुरक्षा क्या है? FAO के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है जहां पर विश्व के सभी लोगों को पर्याप्त और उचित पोषण युक्त भोजन निरंतरता के साथ मिले, उसे ही हम खाद्य सुरक्षा कहेंगे। कितने लोगों को? सभी लोगों को। कितना भोजन? पर्याप्त भोजन, लेकिन उचित पोषण युक्त भी होना चाहिए, निरंतरता के साथ दीर्घकाल तक मिलता रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे? खाद्य सुरक्षा। तो FAO के खाद्य सुरक्षा अर्थ है सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण युक्त भोजन निरंतरता के साथ मिले, उसे ही हम क्या बोलेंगे? खाद्य सुरक्षा बोलेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है जिस पर जोर दिया गया है, उचित पोषण युक्त। अब ये उचित पोषण का क्या मतलब है? कई जगह पर क्या है, भोजन तो मिलता है लेकिन वहाँ पर उतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, तो वो भी खाद्य सुरक्षा में संकट की स्थिति में होते हैं। तो जो न्यूट्रिशन नहीं होते हैं ये दो प्रकार से हैं। एक जिसको बोलते हैं हम अल्प पोषण, दूसरा क्या बोलते हैं हम? कुपोषण। अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं।
अब ये क्या चीज होती है? अल्प पोषण का मतलब है कि पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल पाना, भरपेट भोजन ही नहीं मिल पाना। एक समय का खाना मिल गया, दूसरे समय का खाना नहीं मिला, उसी को बोलते हैं अल्प पोषण। पर्याप्त भरपेट मिल पाना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण। कुपोषण में क्या होगा? भोजन तो मिल रहा है लेकिन उचित पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। जितने प्रोटीन मिलना चाहिए, जितने खनिज मिलने चाहिए, जितनी फैट वसा मिलनी चाहिए, उतना भोजन व्यक्ति को प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कुपोषण। यानी उचित पोषक तत्वों का भोजन में ना मिलना, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? कुपोषण। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई खाद्य सुरक्षा। अब हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है। खाद्य सुरक्षा अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 2015 में 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य थे, वो निर्धारित किए। उसमें जो दूसरे नंबर का गोल था वो था जीरो हंगर, यानी शून्य भूखमरी। और ये कब तक प्राप्त करना था? 2030 तक इनको प्राप्त करना था कि विश्व में कोई भी व्यक्ति है वो भूखमरी से ग्रसित नहीं होना चाहिए। सभी देश जो यूएन से जुड़े हुए हैं उनको इस पर काम करना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति है वो 2030 से पहले पहले कर लेनी। इसी लक्ष्य पर हमारे भारत में भी काम किया। लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र में 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। में नंबर 2 पर क्या है? जीरो पर है, मतलब शून्य भूखमरी। और इसको कब तक प्राप्त कर लेना है हमें? 2000। अब चूंकि भारत भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो उसने भी क्या किया? इस पर काम शुरू। कब शुरू किया? 2017 में। भारत में 2017 में एक शून्य भूखमरी कार्यक्रम लागू किया गया। शून्य भूखमरी कार्यक्रम, लेकिन ये पूरे देश में लागू नहीं किया। पहले इसको देश के 3 जिलों में एक टारगेट के आधार पर, एक प्रैक्टिकल के आधार पर लागू किया। वो 3 जिले कौन से थे? एक था यूपी यानी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, दूसरा था महाराष्ट्र का ठाणे जिला, दूसरा है महाराष्ट्र का ठाणे, और तीसरा है उड़ीसा का कोरापुट जिला। इन 3 जिलों को पहले एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करना था और फिर इन्हीं की तर्ज पर यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू करना था, आदर्श जिलों के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा जीरो हंगर वाला जो कार्यक्रम है ये 2017 से चला। इसके साथ में और भी बहुत से कार्यक्रम थे जिनको भारत सरकार ने लागू किया, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जो महिलाएं बच्चे हैं उनको पोषण मिल सके। ये कौन सी कुछ योजनाएं थी, इनको देखते हैं। एक थी मध्याह्न भोजन, जो बच्चों को हम मिड डे मील खिलाते हैं ना, वो योजना खाद्य सुरक्षा के लिए लाई गई थी। अंत्योदय अन्न योजना, जो बीपीएल में भी सबसे गरीब लोग हैं उनके लिए। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम,
एनएफएससी एक्ट लाया गया था, तो हम आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये चीज़ें क्या है, हमें जब हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसमें ऐड कर देंगे ना इन चीज़ों को, तो हमारे उत्तर में क्या है, थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। पीएम मातृत्व वंदन योजना, और श्री अन्न योजना जो मोटे अनाज से रिलेटेड थी। इन योजनाओं को चालू किया गया ताकि हमारे देश में भूखमरी है वो कम हो और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया। 2020-21 में जब कोरोना आया तो उस समय भारत सरकार ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। ये योजना इस पर आधारित थी, जिन परिवारों को खाद्य सुरक्षा के रूप में एनएफएससी एक्ट के अंतर्गत अनाज मिलता था उनको फ्री में अनाज दिया गया। डिटेल में हम इसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। क्योंकि भारत है वो विश्व में सबसे ज़्यादा तो नहीं, एक अग्रणी स्थान रखता है खाद्यान्न उत्पन्न करने में। खाद्यान्न उत्पन्न करने में विश्व में एक अच्छा स्थान है और यहाँ पर लगभग 330 मिलियन मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और अगर हम बात करें बागवानी फसलों की तो 350 मिलियन मैट्रिक टन बागवानी फसलें उत्पादित होती है। मोटा अनाज की बात करें तो विश्व में क्या है, प्रथम स्थान है भारत का। तो लगभग विश्व का 20% मोटा अनाज है वो भारत में ही पैदा होता है। एशिया का 80% मोटा अनाज है वो भारत में ही उत्पादित किया जाता है। अब फिर थोड़ा सा इतिहास देखें कि जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और जो बार बार में जलवायु के संकट आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी एल नीना आ जा रही है, कभी ला नीना आ जा रही है, तो उससे क्या है, हमारे कृषि के उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, व्यापार पर प्रभाव पड़ता है, तो उससे खाद्य सुरक्षा है उस पर संकट आता है। इसी संकट से उबरने के लिए हमें खाद्य सुरक्षा है वो क्या करनी है, निश्चित करनी है। और यही खाद्य सुरक्षा का महत्व है कि किसी संकटकालीन स्थिति में लंबे समय तक हमारे देश के नागरिकों को खाद्यान्न है वो मिलता रहे, उन्हें भूखमरी की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी जरूरी है। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार की योजनाएं चलाकर इसको सुनिश्चित किया जाता है। अब हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा के आयाम। खाद्य सुरक्षा के, अब खाद्य सुरक्षा के कितने आयाम हैं? 4 आयाम हैं, जिसमें से 3 आयाम किसने दिए हैं? WTO ने। और 1 आयाम किसने दिया है? FA। इन 3 आयामों में कौन से आयाम हैं? सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ये इसने दिए हैं WTO ने 3A। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी खाद्यान्न की उपलब्धता। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच। तीसरा है एब्जॉर्प्शन यानी उपभोग। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाद्यान्न का उपभोग। और जो FAO ने आयाम दिया है वो दिया है सस्टेनेबिलिटी या स्टेबिलिटी यानी स्थिरता या निरंतरता।
तो ये 4 आयाम हैं जिनके ऊपर खाद्य सुरक्षा टिकी हुई है। जब ये फुलफिल होंगे तभी हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। क्या क्या है? पहला है खाद्यान्न की उपलब्धता, कितना खाद्यान्न होना चाहिए कि लोगों को वो पर्याप्त हो। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, यानी लोगों के पास ऐसे संसाधन होने चाहिए जिनसे वो खाद्यान्न खरीद सके, व उनकी खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड भी जरूरी है। ये नहीं है कि खाद्यान्न तो बहुत है लेकिन लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे हैं, इस स्थिति में नहीं है। ये भी हमें सुनिश्चित करना है कि उनकी स्थिति इतनी अच्छी हो कि वो कम से कम खाद्यान्न को खरीद सकें। तीसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाद्यान्न का उपभोग, खाद्यान्न का उपभोग हो गया, भंडारण हो गया, वो इस तरह हमें करना है ताकि वो दीर्घकाल तक चलता रहे। और चौथा जो FAO ने बताया है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता, निरंतरता, दीर्घकाल तक वो खाद्यान्न है वो लोगों को मिलता रहना चाहिए। ये नहीं है कि किसी 2 देशों में युद्ध हो गया या किसी देश में राजनीतिक स्थिरता है वो आ गई, अस्थिरता, तो वहाँ पर क्या है, कई बार गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ हो जाती है, उसमें भी खाद्यान्न की समस्या आ जाती है, लोगों तक खाद्य सुरक्षा है वो नहीं पहुँच पाती। तो ये भी दीर्घकाल तक चलता रहना चाहिए, तभी खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। WTO ने 3A दिया, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन। स्टेबिलिटी किसने दिया? FAO ने। तो ये हो गए खाद्य सुरक्षा के आयाम। ठीक है, इसके बाद में है भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है। भारत में खाद्य सुरक्षा स्थिति, भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति तो हम देख ही सकते हैं कि कितनी गरीबी है, जनसंख्या का दबाव कितना है। तो वर्तमान में ये स्थिति है वो चिंताजनक है। वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है और भविष्य के लिए ये एक चुनौती भी खड़ा करती। ठीक है, इसको हम समझेंगे विभिन्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, के बाद में UN की रिपोर्ट हो गई, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे है NFHS उसकी रिपोर्ट हो गई। इन सब के आधार पर हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके आधार पर, GHI। इसकी नवीनतम रिपोर्ट आई है दोस्तों 2025 में, जिसमें 136 देशों पर इन्होंने सर्वे किया है और उनको 127 रैंक इन्होंने दी है, सॉरी 123 रैंक, 123 रैंक दी है। इसमें भारत का स्थान कितना है? 102 है। भारत का स्थान कितना है? 102वां स्थान। और ये स्थान सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हमारे इन पड़ोसी देशों को छोड़ दें, ये हमसे नीचे हैं। 107-8 पे पाकिस्तान है, उससे नीचे अफगानिस्तान है। बाकी हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये हमसे अच्छी स्थिति में है। तो भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों में भी खराब है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ करके। अब है कि ये GHI हंगर इंडेक्स है, ये देता कौन है और किस आधार पर डिसाइड करके दिए जाते हैं? तो इसके लिए 2 संस्थाएं हैं, 2 संस्थाएं। वो 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक संस्था है द कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरी संस्था है वेल्ट हंगर हेल्थ, WEALT, वेल्ट हंगर हेल्थ। ये 2 संस्थाएं मिलकर के सर्वे करती है और फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो अलग अलग देशों के जारी करती है। किन सूचकों पर आधारित होता है? ये 4 सूचकों पर आधारित होता है, 4 सूचकों पर आधारित। वो 4 सूचक क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है अल्प पोषण, अल्प पोषण।
दूसरा होता है शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। तीसरा होता है शिशु वृद्धि रोधन या शिशु ठिगनापन, बाल ठिगनापन, शिशु वृद्धि रोधन या इसको हम बोलते हैं बाल ठिगनापन। और एक होता है बाल दुबलापन। इन 4 फैक्टर के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो निकाला जाता है। इसमें अल्प पोषण शिशु मृत्यु दर है उसका 1/3 1/3 हिस्सा लेते हैं और इनका 1/6 1/6 हिस्सा लेते हैं। अल्प पोषण अंडर न्यूट्रिशन, शिशु मृत्यु दर यानी कोई भी बच्चे हैं जिन्होंने जन्म लिया है और वो 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले उनकी डेथ हो जाए तो शिशु मृत्यु दर में ये काउंट करते हैं। शिशु वृद्धि रोधन, बाल ठिगनापन यानी ऐसे बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है लेकिन उनकी लंबाई है वो उतनी नहीं बड़ी है जितनी उनकी होनी चाहिए, तो ये शिशु वृद्धि रोधन है। बाल दुबलापन कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का उनकी लंबाई और आयु के अनुपात में वजन का कम होना बाल दुबलापन कहलाता है। और ये इसको अपने जो सैंपल इकट्ठे करते हैं ये उसके आधार पर फिर पॉइंट निकाल करके और रैंकिंग है वो दी जाती है। इसके अंतर्गत जिस देश को जितने ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे उस देश की रैंकिंग है वो उतनी ही डाउन रहेगी, यानी जो अंक इसमें प्राप्त होते हैं जो व्युत्क्रमणपाती होते हैं रैंक के, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये सारी गलत चीज़ें हैं, इनमें नंबर लाना कोई बढ़िया बात नहीं है, ठीक है। जितने कम नंबर उतनी ऊपर रैंक होगी। तो ये हो गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स और इसमें भारत की स्थिति है वो हमेशा गंभीर रही है, हमेशा से गंभीर रही। हम अपने आसपास भी देखते हैं, शहरों में देखते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों के जो बच्चे होते हैं उसमें कितनी शारीरिक विकृतियां हमें देखने को मिलती है। तो ये इसी का माल न्यूट्रिशन वगैरह का इफेक्ट होता है। तो ये हो गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएन, उसने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 19.5 करोड़ लोग हैं वो अल्प पोषित हैं, अल्प पोषित यानी पोषण युक्त भोजन, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिला है। और यह जो संख्या है, एक तो भारत की जनसंख्या वैसे ही ज़्यादा है तो विश्व में सबसे ज़्यादा वैसे ही होने थे, विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें को सुधारने पर काम करने की जरूरी है। एक होता है NFHS, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई थी 5, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5। इसकी रिपोर्ट में भी 4 चीज़ें बताई गई है जो बहुत ही खतरनाक है हमारे देश में। पहली क्या चीज़ बताई है इसने बताया कि 5 वर्ष तक की आयु के 67% बच्चे ऐसे हैं जो एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया यानी खून की कमी। 5 वर्ष से या 5 वर्ष तक लिख लेता तक आयु के कितने बच्चे, 67% बच्चे किससे ग्रसित हैं, एनीमिया से ग्रसित। दूसरा भी 5 वर्ष तक की आयु के 36% बच्चे हैं वो शिशु वृद्धि रोधन यानी बाल ठिगनापन के शिकार हैं। 5 वर्ष तक की आयु के 36% बच्चे इसके बाल ठिगनापन, और 5 वर्ष तक की आयु के 19% बच्चे हैं वो बाल दुबलापन के शिकार हैं। और 14 से लेकर के 49 वर्ष तक की महिलाएं कितनी प्रतिशत, 56%, जो किससे ग्रसित हैं, एनीमिया से ग्रसित हैं। तो बच्चों और महिलाओं की जो
न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, चिंताजनक है। ठीक है, ये थोड़ा डाटा हमें याद कर लेंगे, कहीं लिख देंगे तो सही रहेगा। तो अपने देश की एजेंसी है, इसने भी यही माना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें भी हम काफ़ी नीचे हैं। तो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त बनी हुई है। इसी को सुधारने के लिए एक कार्यक्रम लाया जाता है 2013 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। इसी के आधार पर एक कानून लाया गया, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013। सितंबर 2013 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये लागू हो। क्यों लाया गया? एक, खाद्य सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। दूसरा, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है के अनुच्छेद 47 में लिखा है कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करेगा। राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करें। इसी के आधार पर NFSA एक्ट लाया गया। क्या क्या कवर किया इसने, इसकी विशेषताएं क्या रही वो देख लेते। विशेषताएं, इसकी पहली विशेषता तो ये है कि ये देश की 2/3 जनसंख्या को कवर करता है। 67% जनसंख्या इसके अंतर्गत आती है। 2/3 जनसंख्या तो लगभग 67% है। और काउंटिंग में देखें तो 81 करोड़ से लाभान्वित हैं लोग। इसमें लगभग जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 75% शामिल हो जाती है, और जो शहरी जनसंख्या है वो 50% शामिल हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये कवर करता है, बहुत बड़ी जनसंख्या को। दूसरी इसकी विशेषता ये होगी, इसकी पहली विशेषता। दूसरी है कि इसमें जो राशन कार्ड बनता है परिवार का, वो महिला सदस्य के नाम पर ही बनता है, और जो सबसे उम्र दराज महिला होगी उसी के नाम पर राशन कार्ड बनेगा। परिवार की महिला सदस्य के नाम पर राशन कार्ड। तीसरा है कि इन्होंने परिवारों को 2 श्रेणियों में बांटा है। परिवारों की 2 श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन सी? एक है प्राथमिक परिवार, और दूसरे हैं BPL तथा अंत्योदय परिवार। अब ये किस प्रकार से चयन किया जाता है इसको समझते हैं। ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये क्या हो गई, थोड़ा सा से उपयोग कर लेते हैं आईपैड का। ये हो गई इसमें गरीबी रेखा, गरीबी रेखा, पॉवर्टी। एक ये रेखा भी होती है, तो क्या बोलते हैं, निष्कासित रेखा, निष्कासित। और एक ये रेखा भी है, ये है। तो यहाँ पे जो परिवार फॉल करते हैं वो होते हैं APL। जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन वाले परिवार, प्राथमिक परिवार। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो पॉवर्टी लाइन से क्या हो गए, बिलो हो गए, तो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले परिवार। अब जो BPL परिवार थे उनमें भी ऐसे परिवार थे लगभग 1.3 करोड़, जिनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी, दयनीय थी। वो गरीबों में भी गरीब थे।
इनको क्या बोला गया? अंत्योदय परिवार। ठीक है, 2000 में ये सर्वे करवाया गया था और इनके अलग से चिन्हित किया गया 1.3 करोड़ लोगों को। ठीक है, ये गंभीर रूप से गरीब थे। तो ये हो गई परिवारों की दो श्रेणियां, प्राथमिक परिवार और बीपीएल और अंत्योदय परिवार। अब क्या क्या दिया जाता है इनको? इनको दिया जाता है चावल, गेहूं और मोटा अनाज। कितने रुपए में? 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो में, क्रम से। चावल है वो 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं है वो 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो में दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? जो प्राथमिक परिवार है वहां पर 5 केजी प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा, 25। दूसरा, जो बीपीएल या अंत्योदय परिवार है वहां पर 7 केजी प्रति व्यक्ति 35 केजी दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई कि कितना दिया जाएगा। मान लीजिए कहीं पर अनाज उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा सरकार के द्वारा, तो वहां पर इनको क्षतिपूर्ति दी जाती है। और क्षतिपूर्ति की कितनी दी जाएगी? जितनी सरकार अनाज में सब्सिडी दे रही है। मान लीजिए अगर गेहूं का मूल्य कितना है? 23 है, सरकार 21 रुपये क्या दे रही है? इसमें सब्सिडी दे रही है, तभी तो गेहूं हमें कितने रुपए किलो मिल रही है? 2 रुपये किलो। तो 21 गुणा 5, 105 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, सातवां विशेषता इसकी। सातवीं है कि अगर इससे संबंधित कोई शिकायत है तो जिला शिकायत निवारण तंत्र में व्यक्ति जाके शिकायत कर सकता है। तो जिला शिकायत निवारण तंत्र कि मान लीजिए कोई बंदा है जो सही में बीपीएल में फॉल होना है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दुस्साहस से या जुगाड़ लगा करके उसको नहीं करके किसी ऐसे व्यक्ति को कर लिया जिसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अपनी शिकायत जिला शिकायत निवारण तंत्र में कर सकता है। इसमें एक खाद्य सुरक्षा जो राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का भी प्रावधान है। राज्य खाद्य आयोग का गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो ये है इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं इसकी चुनौतियां क्या है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कार्यक्रम है वो अच्छे से जैसे उसका प्रारूप बनाया गया था वैसे एकदम से काम करेगा। उसमें कुछ चुनौतियां भी आएगी, समस्याएं भी आएगी। उन चुनौतियों को हम देख लेते हैं। चुनौतियां, सबसे पहली चुनौती तो है विशाल जनसंख्या को इसमें कवर किया गया है। विशाल जनसंख्या को कवर कर दिया तो जो लक्षित गरीब वर्ग है वहां तक क्या है चीजें नहीं पहुंच पा रही है। लक्षित गरीबों पर पहुंच पा रही। ठीक है, इसलिए एक शांता कुमार समिति थी और नीति आयोग ने भी ये सिफारिश की है कि इसको 65% से घटा करके 40% जनसंख्या तक ले आया जाए। कौन सी समिति थी? एक थी शांता कुमार समिति और दूसरा नीति आयोग। इन्होंने सिफारिश की है की थी कि इसको 40% कर दिया जाए 65% से घटा करके, ताकि जो सही में गरीब है उनके ऊपर कंसंट्रेशन के साथ हम उनको लाभ पहुंचा सकें। दूसरा, एक संस्था है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है,
इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, अंग्रेजी भी आ गई। तो ये बताती है कि एक व्यक्ति को एक महीने में 11 से 14 केजी अनाज की ज़रूरत होती है, तो पोषण युक्त भोजन इतना चाहिए, लेकिन मिलता कितना है, 5 केजी और 7 केजी, जो क्या है के हिसाब से, कैलोरी के हिसाब से क्या है, कम है। तो ये भी समस्या है, अनाज ज़्यादा देना चाहिए अगर आप खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जा रहे हो। तीसरी चीज़ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है। अब राजकोषीय घाटा क्या होगा, राजकोषीय घाटा यही है कि सरकार किसान से अनाज कितने रुपए में ले रही है, 100 रुपये में ले रही है मान लीजिए, प्रोवाइड कितने में करवा रही है, 50 रुपये में करवा रही है। 50 रुपये का यहाँ पर क्या लग रहा है, घाटा लग रहा है। ये 50 रुपये सरकार कहीं से धन उधार लेकर के पूरे करेगी, और ये जो धन उधार लिया जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो राजकोषीय घाटे में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। होता है कि मोटे अनाज का भाव है इसमें, ठीक है, गेहूं चावल ही ज़्यादा दिए जाते हैं, मोटा अनाज है वो नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कुपोषण की प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। अनाज तो मिल जा रहा है लेकिन उसमें पोषक तत्व तो नहीं होते, तो ये भूखमरी को तो दूर कर रहा है, लेकिन जो कुपोषण है वो दूर। अगर हम अंत में देखें तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है जो देश की 67% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि एक तो अगर बैठे बैठे अनाज दे देंगे तो लोगों में जो कार्य करने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, और जो सरकार का राजकोषीय घाटा है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब हम देखते हैं कि अब जो मैंने बताई थी 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त में अनाज था, उसका NFSA में विलय कर दिया गया और अब सबको 3-2-1 रुपये नहीं फ्री में अनाज दिया जा रहा है। लेकिन ये जो हम अपने देश में फ्री में अनाज दे रहे हैं गरीबों को, ये WTO में एक बहुत बड़ी चुनौती बना भारत के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे नियम कानून हैं, एग्रीमेंट है विश्व व्यापार संगठन के, जिन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेरिका ने कई बार इसमें पेच फंसाने की कोशिश की। तो इसको अब हम समझेंगे कि WTO में NFA से संबंधित क्या चुनौती थी और उसका समाधान हमारी सरकार ने किस प्रकार से किया। सबसे पहले अब जान लेते हैं हम WTO को थोड़ा सा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन कब बना, ये बना 1 जनवरी 1995। तो इससे पहले क्या कोई ऐसी संस्था नहीं थी, ये ही एक संस्था थी गैट्स, GATT, इसी का परिवर्तित रूप था WTO। ये बन गई थी 1947 में। गैट्स का मतलब था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स, ठीक है। इसी का परिवर्तित रूप क्या था, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कितने सदस्य देश हैं इसके, 164 देश हैं वो इसके सदस्य हैं। सबसे अंतिम सदस्य कौन था, सबसे अंतिम सदस्य था अफगानिस्तान, जो 2015 के नैरोबी सम्मेलन में बना था। 2015 के नैरोबी सम्मेलन में, ठीक है। काम क्या है इसका, कार्य, इस प्रकार FAO का कार्य था इसी प्रकार इसके भी कार्य हैं। इसका काम है कि जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो बाधा रहित बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को
बाधा रहित बनाना। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, यह भी इसके कार्य में आता है। अब हम इसका थोड़ा सा संगठन देखते हैं। WTO में एक सबसे बड़ी संस्था होती है जिसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO की जो उच्चतर संस्था है वो होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री स्तरीय। ये एक मंत्रियों का सम्मेलन होता है, हर देश का जो कोई मंत्री होगा या बड़ा अधिकारी होता वो इस सम्मेलन में भाग लेता। कब होता है ये 2 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है, 2 साल में एक बार होती है। लेटेस्ट कब हुई थी, लेटेस्ट हुई थी 2024 में अबू धाबी में। क्या कौन सी थी ये, 13वीं थी। अभी कौन सी है, 14वीं होगी। ये हुई थी फरवरी और मार्च में, तो 14वीं है वो मार्च 2026 में होगी। ये कहाँ होनी है, ये कैमरून के योंडे में होनी, कैमरून योंडे नामक जगह पर होनी है, योंडे, ठीक है। WTO की एक सही बात यह है कि WTO में सारे निर्णय है वो सर्वसहमति से लिए जाते हैं। WTO में सारे निर्णय सर्वसहमति लिए जाते, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया था हमारी भारत सरकार ने, जिससे हमारा NFSA कार्यक्रम है वो जारी रहा, ठीक है। अब चुनौती क्या आई थी वो देखते हैं। जब भी हम व्यापार करते हैं दूसरों देशों के साथ, तो उसमें कुछ व्यापार के अंतर्गत बाधाएं आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, व्यापार बाधा, यानी ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर ये क्या होती है कि जो वस्तु और सेवा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रशुल्क बाधा, एक होती है गैर प्रशुल्क बाधा। प्रशुल्क बाधा टैरिफ बैरियर, टैरिफ लगा देना। गैर प्रशुल्क बाधा नॉन टैरिफ बैरियर। दोनों को समझते हैं। एक है टैरिफ बैरियर और दूसरी है नॉन टैरिफ, डबल हो जाएगा, रुको। अब देखते हैं, एक है इसमें प्रशुल्क बाधा, दूसरी होती है गैर प्रशुल्क बाधा। इसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर और इसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ये कौन लगाता है, ये कौन लगाता है, ये लगाते हैं विकासशील देश, विकासशील या अल्प विकसित देश लगाते। ये कौन लगाते हैं, ये विकसित देश लगाते हैं। क्या अंतर है, प्रशुल्क बाधा है यानी आयात शुल्क, आयात शुल्क। विकासशील देश क्या होंगे, अपने जो स्वदेशी उद्योग हैं उनको संरक्षण देने के लिए आयात शुल्क है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे विदेशों में निर्मित कोई वस्तु उनके देश में आती है
तो उसके ऊपर आयात शुल्क लगा देते हैं 100%, 200%। तो वो उनके देश में क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। महंगी हो जाएगी तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो लोग क्या खरीदेंगे, सस्ती चीज़, और सस्ती चीज़ उनके देश में जो बन रही है वो खरीदेंगे। तो ये घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ये आयात शुल्क लगाया जाता है। इसे ही हम प्रशुल्क बाधा बोलते हैं। विकासशील और अल्पविकसित देशों में ही लगाई जाती है। गैर प्रशुल्क बाधा क्या होती है, ये आयात शुल्क नहीं, ये होते हैं कुछ मानक या सुरक्षा। अब जैसे हमने कई बार न्यूज़ में देखा कि भारत से आलू गया था या चावल गए थे, जो अमेरिका के मानकों पर खरा नहीं उतर पाए और उन्होंने जहाज को वापस भेज दिया। तो ये इस प्रकार की गैर प्रशुल्क बाधा का प्रयोग कर सकते हैं। तो किन पर आधारित है, मानकों पर, उनके सुरक्षा पर आधारित होती है। ये विकसित देश करते हैं, अमेरिका वगैरह। तो ये हो गई प्रशुल्क बाधा और गैर प्रशुल्क बाधा। अब समझते हैं टीएफए क्या है। टीएफ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्री, व्यापार सुगम या सुकर समझौता जो भी है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था और डब्ल्यूटीओ में लाया गया था। कब लाया गया था, डब्ल्यूटीओ के पाली सम्मेलन में, जो कब हुआ था, 2013 में हुआ था। भारत ने इस पर कब साइन किए, भारत ने इस पर साइन किए 2016 में, और 2017 से ये क्या हो गया, लागू हो। अब क्या है, जितने भी अफ्रीकी देश वगैरह है ना, उन सब का नेतृत्व कौन करता है, डब्ल्यूटीओ हो गया, यूएन हो गया, यहाँ में भारत के द्वारा ही किया जाता है। अब फिर ये आया बात ये कि ये टीएफए लाया क्यों गया। ये टीएफए लाया गया था अमेरिका के द्वारा, प्रशुल्क बाधा है उसको कम किया जाए। क्यों लाया, क्योंकि 2008 में अमेरिका में क्या आ गई थी, मंदी आ गई थी। अब किसी जगह पर कोई मंदी आ जाएगी तो वहाँ पर मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मांग कम होगी तो उत्पादन बताइए घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। उत्पादन कम तो जीडीपी कम, जीडीपी कम तो वहाँ पर रोजगार भी क्या हो गई, कम हो गए। अब अमेरिका को इस मंदी से उबारना था। कैसे उबारे, तो निर्यात को बढ़ावा देना। जब उसका निर्यात बढ़ेगा तो क्या बढ़ाना पड़ेगा उसको, उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, जीडीपी। जीडीपी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रोजगार, और रोजगार बढ़ जाएंगे तो वो मंदी से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसीलिए ये एफटीए अमेरिका के द्वारा लाया गया था। अब हम देखते हैं कि हमारा एनएफएसए है वो डब्ल्यूटीओ में फंसा कैसे। इसके लिए आता है कृषि सब्सिडी का संदूकीकरण, ऑक्सीफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी। कृषि सब्सिडी का संदूकी ऑक्सी ऑफ एग्रीकल्चर ये क्या है, डब्ल्यूटीओ में सारे देशों ने मिलकर के एक सम्मेलन हुआ था दोहा कतर में, वहाँ पर कृषि सब्सिडी में चर्चा की, और वहीं पर ये कृषि सब्सिडी का संदूकीकरण की अवधारणा है लाई गई, और इसके 4 पार्ट बनाए गए अलग अलग। कब हुआ ये, 2001 में, जो कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पर सम्मेलन हुआ। वहाँ पर कृषि सब्सिडी पर क्या हुई थी, चर्चा। यहीं से ये चीज़ है वो निकल गया। तो इसमें कृषि सब्सिडी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले थी रेड बॉक्स सब्सिडी, रेड नहीं सॉरी, ग्रीन
बॉक्स सब्सिडी, दूसरी थी ब्लू बॉक्स, तीसरी थी अंबर बॉक्स सब्सिडी, चौथी थी रेड बॉक्स। ठीक है, इन 4 सब्सिडी में विभाजित किया। तो ये जो रेड बॉक्स सब्सिडी है ये WTO में क्या है, प्रतिबंधित है, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी इसको छोड़ना चाहिए हमें। ये 3 है, इनको हम आप ग्रीन, ब्लू और रेड। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ये क्या चीज़ होती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है वो व्यापार में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ना ही इसकी कोई सीमा होती है। इसमें क्या है, या तो सीधा का सीधा नगद रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी, या जो शीत भंडार गृह है वो बनाए जाएंगे, या कृषि में अनुसंधान और शोध कार्य किए जाएंगे। तो ये अनुसंधान और शोध कार्य करना हो गया, कोल्ड स्टोरेज बढ़ाना हो गया, ये काम कौन से देश करेंगे, विकसित देश करेंगे। तो सामान्यतः विकसित देश है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का प्रयोग करते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या होगा, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है व्यापार में। दूसरा, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, कितनी भी दी जा सकती है, ऊपरी नहीं है। तीसरी, नगद के रूप में शीत भंडार गृह बनाओ या अनुसंधान और शोध कार्य करो। और कौन से देश करते हैं इसको, ज़्यादातर विकसित देश ही इसको प्रयोग में करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। इसके बाद आती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसमें क्या है, इसमें जो कृषि आगते हैं, एग्रीकल्चर इनपुट है, जो चीज़ें हम यूज करते हैं कृषि में, उसमें सब्सिडी दी जाती है, लेकिन मैक्सिमम उत्पादन है वो निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे किसी को मक्का बीजना है तो बोल देंगे कि अगर आप 2 बीघे में ही मक्का बीजोगे तो आपको 2 बीघे में ही इतनी सब्सिडी मिलेगी, उसके बाद बीज रहे हो उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2 बीघा मक्के के लिए आपके 2 थैली बीज की दी जा रही है फ्री। अब चाहे 4 में बीजो 10 में बीजो, फ्री बीज आपको 2 बीघे का भी मिलेगा, 2 थैली बस। ये होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये किस में दी जाती है, कृषि आगतों में, क्या बोलते हैं इनको, एग्रीकल्चर इनपुट में दी जाती है। बीज हो गया, बिजली हो गई, उर्वरक हो गई, जैसे अपने यहाँ DAP वगैरह दी जाती है ना, वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत ही आती है। इसमें उत्पादन की ऊपरी सीमा तय, उत्पादन की ऊपरी सीमा तय होती है, और ये भी व्यापार में बाधा उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद आती है अंबर बॉक्स सब्सिडी, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंबर बॉक्स सब्सिडी ये क्या चीज़ है, अंबर बॉक्स सब्सिडी है, ये भारत जैसे विकासशील देश हैं वो प्रयोग करते हैं, और ये व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है। WTO ने इस सब्सिडी की सीमा है वो तय करके रखी है। विकसित देशों के लिए 5% है और विकासशील देशों के लिए 10%। कैसे काम करती है समझते। सबसे पहले कौन यूज करता है, विकासशील देश, भारत भी इसको यूज करता है। ठीक है, बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न, तो WTO ने डिसाइड किया कि जो विकसित देश हैं वो 5% और विकासशील देश हैं
वो 10% इसका उपयोग करेंगे और ये इसी को बोला जाता है डिमिनिमस उपबंध। डिमिनिमस उपबंध, डिमिनिमस क्लोज, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 5%, 10% कैसे, वो देखते हैं। मान लीजिए कोई देश ए का किसान है और बी दूसरे देश का किसान। बीज ले लेते हैं, उर्वरक ले लेते हैं और विद्युत ले लेते हैं। ठीक है, ए में बीज के लेते हैं 10 रुपये, उर्वरक के लेते हैं 20 रुपये और विद्युत के भी लेते हैं 10 रुपये किसानों। कितना खर्चा आया? 40 रुपये। बी देश है, उसमें किसानों को दे दी सब्सिडी। बीज दे रहा है 5 रुपये में, उर्वरक दे रहा है 5 रुपये में और बिजली कर दी फ्री 0 रुपये। इसने कितने में उत्पादन किया? 10 रुपये। तो निर्यात जहाँ ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ पर निर्यात क्या होगा? बढ़ जाएगा। यहाँ निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आसान है, सस्ता पड़ेगा इसको। तो इससे इस देश के किसान हैं वो क्या होंगे? प्रभावित होंगे, ये निर्यात नहीं कर पाएंगे। दूसरा हो सकता है कि ये 10 रुपये में ही उत्पादन कर रहा है तो ये इसी देश को बेचने लग जाए, तो इसके किसानों की तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं है। केवल 10% तक सब्सिडी विकासशील देश दे सकते हैं, 5% तक सब्सिडी है वो विकसित देश दे सकते हैं। इसी का उल्लंघन है वो हमारे NFSA कार्यक्रम के अंतर्गत होता है, क्योंकि MSP है वो भी किसके अंतर्गत आता है? अम्बरबोक सब्सिडी में ही। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम 10% अनाज है वही सरकार MSP के हिसाब से खरीद सकती है और उसका भंडारण कर सकती है। लेकिन NFSA में अपने क्या है? भंडारण ज़्यादा हो जाता है। अब थोड़ा सा सार्वजनिक भंडारण को देख लेते हैं। सार्वजनिक भंडारण, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। पब्लिक स्टॉक कैसे होता है सार्वजनिक भंडारण? कोई किसान है, किसान सरकार को MSP पर क्या बेचता है? अपना अनाज बेचता है। कौन कलेक्ट करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। FCI उसको क्या कर देगा? इधर बना देता हूँ मैं, भंडारण कर देगा। भंडारण ये कब काम आता है? ये 2 चीज़ों में काम आता है। एक PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा बफर स्टॉक यानी इमरजेंसी के लिए। कब काम आया था? हमारे कोरोना में बफर स्टॉक काम आया था। PDS में हम NFSA कार्यक्रम और बाकी कार्यक्रम है वो चला रहे हैं। तो यही जो भंडारण है ये हमारा 10% क्या कर गया है? क्रॉस कर गया है। और अम्बरबोक सब्सिडी का क्या हो गया था? उल्लंघन हो गया था। अब इस चीज़ को WTO मानेगा नहीं, क्योंकि WTO में अमेरिका और भारत हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। भारत सारे विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसने जो FTA था अमेरिका का उस पर साइन नहीं किए थे, तो वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में 2016 में भारत क्या करता है? 2016 में भारत और अमेरिका में एक एग्रीमेंट टाइप हो जाता है, आपसी समझ हो जाता है। अमेरिका का क्या था? FTA। भारत का क्या था? NFSA। ठीक है, ये चीज़ था। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर साइन करते हैं तो ये लागू हो जाता है। लेकिन 2013 से लेकर 2016 के बीच में जो बात चली है वो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। कहानी के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल सही हमारे समझ में आ जाएगा। NFSA कार्यक्रम लागू कब हुआ? 2013 में। चुनाव कब होने थे? 2014 में। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटाले थे वो सामने आ रहे थे। कोयला घोटाला हो गया, बोफर्स घोटाला हो गया, तो जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा। सरकार को चुनाव भी जीतने थे, तो फिर NFSA कार्यक्रम 2013 में लाया जाता। अब जैसे ही NFSA कार्यक्रम लाया गया तो इसने क्या किया? अम्बरबोक सब्सिडी का उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन किया तो बात WTO से होते हुए कहाँ पहुंची? अमेरिका में पहुंची। अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ओबामा थे। इन्होंने फिर एक
क्या किया, सम्मेलन बुलाया, जो WTO का सम्मेलन हुआ। उसमें फिर अमेरिका ने कहा कि आपने अंबरबोक सब्सिडी का उल्लंघन किया है, तो आप अपना जो NFSA कार्यक्रम है इसको बंद किए या फिर WTO से अपनी सदस्यता है वो वापस ले लीजिए, आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। जैसे ही फिर वहाँ उस सम्मेलन में कौन गए थे, कमलनाथ जी गए थे, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे उस समय, कमलनाथ। ये जैसे ही चलने लगे तो वहाँ पर बैठे जो अपने विकासशील देश थे, अफ्रीकी देश, उनको बोला कि भाई देख लो, आज तो हम जा रहे हैं, कल तुम्हारी बारी है। तो ये सुन के उन्होंने भी भारत का साथ दिया और वो कहे कि हम भी जा रहे हैं, यहाँ से सदस्यता अपनी वापस ले रहे हैं। कहानी है, सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो फिर अमेरिका ने बोला कि रुको रुको, हम कुछ समझौता करते हैं। ये जो 2013 वाला NFSA कार्यक्रम है, इस पर हम एक पीस क्लोज लगाते हैं, पीस क्लोज यानी शांति उपबंध। ठीक, आपने ये कार्यक्रम चालू कर दिया है तो 1 जनवरी 2017 तक शांति उपबंध है, उसके बाद ये कार्यक्रम बंद कर देना। अब कमलनाथ जी थे तो इन्होंने सोचा कि 2017 तो अभी दूर है, बाद में देखेंगे, जब जो होगा देखा जाएगा। 2017 पे साइन हो गए, चुनाव हुए, चुनाव जीत गई बीजेपी। मोदी जी ने ली शपथ, शपथ में आए राहुल गांधी, धीरे से कान में कहे गए कि NFSA। अब मोदी जी ने पूछा अपने अधिकारियों से, IAS अधिकारियों से कि ये NFSA क्या सिस्टम है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई अंबरबोक सब्सिडी है, उसका उल्लंघन होता है और 2017 में हमें इसे बंद करना पड़ेगा। मोदी जी बोले भी ठीक है, बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो उन्हें बताया कि बंद कर दोगे तो जनता क्या हो जाएगी, खिलाफ हो जाएगी, बोएगी गरीबों के पेट पे लात मारने वाली सरकार है ये तो इसका समाधान निकालो। तो फिर मोदी जी ने इसका समाधान निकालना शुरू किया। 2014 में वो देशी प्रधानमंत्री बने थे। आपने देखा होगा कि वो बहुत देशों की यात्राओं पर थे, साथ में तो ये NFSA कार्यक्रम को पास करवाना था, साथ में उनके घूमने की जो इच्छाएं थी वो भी पूरी हो रही। देशों में जा जाके क्या कह रहे थे, देशों में जा जाके कह रहे थे कि FTA बहुत बढ़िया चीज़ है, अमेरिका FTA बहुत बढ़िया चीज़ लागू करने जा रहा है WTO में। FTA की कर रहे थे ये भर भर के बढ़ाई। ये बात कहाँ पहुँची, ओबामा के पास, USA में। उनको बताया उसके अधिकारियों ने कि एक भारत का प्रधानमंत्री है, मोदी जी चाय वाला बना है, बहुत बड़ाई कर रहा है FTA। तो ओबामा ने कहा अच्छा, ये तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, बुलाओ फिर उनको, उनके स्वागत की तैयारियां करो। तो अधिकारियों ने बताया कि स्वागत कैसे करें, उनका तो वीज़ा बैन है अमेरिका में। और ये सच्चाई है कि गोधरा कांड के कारण नरेंद्र मोदी का वीज़ा उस समय अमेरिका में बैन था, तो बैन हटवाया गया और मोदी जी को वहाँ पर बुलाया गया। मोदी जी अपनी 25-30 जैकेटों के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, हर 2-3 घंटे में जैकेट बदल रहे थे, न्यूज़ आपने सुनी होगी। सबसे भव्य स्वागत हुआ था अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का। अब 2-3 दिन हुए घूमते घुमाते, ओबामा ले गए कहाँ पर, अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में कि चलो कुछ एग्रीमेंट वगैरह तो करते हैं। हाँ हाँ करो करो। ओबामा ने दिया उनको एग्रीमेंट FTA। मोदी जी ने देखा FTA एग्रीमेंट है, बोले बताइए ओबामा जी, बोले साइन करो। तो नहीं, साइन तो मैं नहीं करूँगा। बोले आप तो बढ़ाई करते थे FTA की हर जगह। बोले मैंने FTA की बढ़ाई नहीं की। बोला तो, बोले मैंने तो NFSA की बढ़ाई करती है हर जगह, FTA की बढ़ाई की नहीं है। अब ओबामा समझ गए कि ये आदमी तो तेज है भाई। तो ओबामा बोला कि कोई बात नहीं, NFSA को भी देख लेंगे, आप FTA पे साइन कर दो। बोलो नहीं नहीं, हमारा 17 में पीस क्लोज है, उसके बाद हम साइन कर देंगे FTA पे। बोले अच्छा। बोलो तुम ऐसा करो कि ये जो 2017 का है ना, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, कब तक, 2020 तक। 2019 में चुनाव होंगे, चुनाव भी जीत जाओगे, 2020 तक क्लियर कर लेते। मोदी बोले नहीं, थोड़ा समय और चाहिए हमें। बोला अच्छा। बोला इसको बढ़ा देते हैं 2025 तक, 2024 में चुनाव होगा, दूसरी बार भी जीत जाओगे, तीसरी बार, कितना, तीसरी बार हो गया क्या, 14, 19 और 24, तीसरी बार, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता।
तो मोदी जी ने बोले नहीं, बढ़ाना तो पड़ेगा। तो बोला लास्ट बढ़ा रहा हूँ 2030, इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, ये ले FTA इस पर कर दे साइन, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। पेन हाथ में पकड़ाने लग गया, मोदी जी ने पेन छोड़ दिया, बोले नहीं, बोला टाइम और बढ़ाओ। बोला तू बता दे फिर कितना टाइम चाहिए। मोदी ने बोला नो टाइम। बोले ऐसा थोड़ी होता है यार। बोले नहीं, साइन करवाना है FTA पे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको फिर नो टाइम यानी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया और मोदी जी ने किस पर साइन कर दी, FTA पे। तो 2016 में अपना ये काम हो गया परमानेंट। अब ये इसको हटाने वाला कोई सिस्टम बचा नहीं है। तो इस प्रकार से इसका समस्या का हो गया हमारा समाधान। तो ये थी अपनी खाद्य सुरक्षा, जो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।